हाउ टू गेट नाबार्ड सब्सिडी फॉर डेयरी फार्म। दोस्तों आप सबको पता है नाबार्ड एक नेशनल बैंक है जो जिनका भी एग्रीकल्चर इनकम है उनको लोन प्रोवाइड करती है। तो जो डेयरी अगर बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो तो नाबार्ड उसमें 9 डिफरेंट टाइप्स की सब्सिडी देती है। वो 9 डिफरेंट टाइप्स क्या है और नाबार्ड के थ्रू आपको लोन के लिए प्रोसीजर कैसे अप्लाई करनी है, सब्सिडी कितनी % मिलती है, हर एक टाइप पे कितनी % मिलती है, आप स्मॉल स्केल मीडियम स्केल जैसे भी लेवल पे आप अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हो उसमें आपको कितना सब्सिडी मिलेगा, अगर आप जनरल कैटेगरी में आपको कितना सब्सिडी मिलेगा, SC ST या कैटेगरी में रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको कितना सब्सिडी मिलेगा। उसके अलावा आपको डेयरी फार्म में और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है और रीपेमेंट कितने साल में करना होता है और इस पे ऊपर किसका हैंडल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाउ टू गेट नाबार्ड सब्सिडी फॉर ए डेयरी फार्म। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे डेयरी फार्मिंग। दोस्तों आप सबको पता है इन इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल बिजनेस इन रूरल एरिया इज डेयरी फार्म। हर एक रूरल एरिया में आपको डेयरी फार्म दिखेगा। सो डेयरी फार्म रिक्वायर्स मोर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आपको गाय परचेस करनी है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, इसलिए अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल वो बहुत ज़्यादा लगता है। इसी वजह से हर एक बंदा और हर एक आदमी सोचता है कि हमको किस तरीके से सब्सिडी मिलेगी तो उसमें से थोड़े से पैसे कम हो जाएंगे और बाकी का हम लोन कर सकते हैं। सो पीपल ऑलवेज लुक फॉर गवर्नमेंट सब्सिडी, लोन, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम नाबार्ड। अब ये नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड इज़ अ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक नेशनल बैंक है विच इज़ सेटअप बाय RBI। सो नाबार्ड क्या करता है कि जिनका भी मेन इनकम एग्रीकल्चर है, इनकम सोर्स एग्रीकल्चर है, उनको नाबार्ड हेल्प प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड साइड बिजनेस। और नाबार्ड लोन प्रोवाइड करने के अलावा हर एक बिजनेस में आपको सब्सिडी की ओर से भी हेल्प करता है। अभी ये जो आपका डेयरी फार्मिंग का स्कीम है उसमें नाबार्ड का जो सब्सिडी प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है देख लेते। सबसे पहला है टू प्रमोट सेटिंग ऑफ मॉडर्न डेयरी फार्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क। तो क्लीन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए उसको डेयरी फार्म को प्रमोट करने के लिए नाबार्ड इसको सब्सिडी देता है। दूसरा है टू अचीव बेस्ट ब्रीडिंग बाय रेयरिंग गुड क्वालिटी काफ। देन टू सपोर्ट एंड क्रिएट जॉब्स इन डेयरी फार्म बिजनेस। जैसे कि आप सबको पता है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप को क्रिएट करने के लिए या फिर रूरल एरिया में बहुत सारे जॉब क्रिएट करने के लिए भी ये डेयरी फार्म का यूज़ होता है। इसलिए नाबार्ड एक ऑब्जेक्टिव है कि इसके डेयरी फार्म के थ्रू बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। एंड टू ब्रिंग अपग्रेडेड क्वालिटी टेक्नोलॉजी इन मिल्क हैंडलिंग। जैसे आपको सब पता है कि अभी मिल्क निकालने की भी मशीन इंडिया में है तो उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। तो हर एक टेक्नोलॉजी के लिए नाबार्ड के थ्रू आपको सब्सिडी और लोन मिलता है। और कौन कौन एलिजिबल है नाबार्ड की जो डेयरी फार्म सब्सिडी है इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? सबसे पहले है फार्मर। अगर आप फार्मर है तो आप एलिजिबल हो। देन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर इज एलिजिबल। देन कंपनीज, NGO, Milk Federation and Milk Union, all these are eligible for NABARD dairy subsidy. Then अभी हम देखेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि नाबार्ड के थ्रू डेयरी फार्म के लिए 9 डिफरेंट टाइप्स के सब्सिडी स्कीम्स है। वो हर एक डिफरेंट टाइप्स में कितनी इन्वेस्टमेंट है और कितनी सब्सिडी मिलती है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल डेयरी यूनिट विथ क्रॉस ब्रीड काऊ अप टू 10 एनिमल। इसका मतलब है कि अगर आपको 10 एनिमल तक स्मॉल डेयरी यूनिट बनाना है जिसका मिनिमम यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनिमम यूनिट साइज इज़ 2 एंड मैक्सिमम इज़ 10। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 का हो जिसका इन्वेस्टमेंट लगता है 5 लाख। तो उसमें से 1.25 lakhs फॉर 10 एनिमल्स फॉर ओपन कैटेगरी एंड 1.6 lakhs फॉर SC ST कैटेगरी आपको यहाँ पे एज ए सब्सिडी मिलता है। उसके बाद जो सेकेंड है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे रियरिंग ऑफ हेफर कार्व्स क्रॉस ब्रीड इंडिजिनियस डिस्क्रिप्ट मिल्च ब्रीड ऑफ कैटल अप टू 20 काल्व्स। अगर आपका थोड़ा और बड़ा करना चाहते हो 20 काल्व्स तक जिसमें मिनिमम यूनिट साइज 5 है और मैक्सिमम यूनिट साइज 20 है और ये
काफ यूनिट के लिए आपको 4.80 लाख का खर्चा आता है, उसमें से 1.20 lakhs फॉर ओपन कैटेगरी फॉर यूनिट ऑफ 20 काउज आपको मिलते हैं एंड 1.60 lakhs फॉर SC/ST फार्मर्स। मैक्सिमम परमिसिबल सब्सिडी इज 30,000 फॉर ओपन एंड 40,000 फॉर SC/ST फार्मर फॉर 5 काफ यूनिट। ये जो ऊपर का है फॉर 20 काफ एंड फॉर 5 काफ अगर आप लेना चाहते हो तो 30,000 आपको सब्सिडी मिलती है और SC/ST कैंडिडेट्स को 40,000 मिलती है। उसके बाद थर्ड है वेरी कॉम्पोस्ट विथ मिल्च एनिमल यूनिट टू बी कंसिडर विथ मिल्च एनिमल एंड नॉट सेपरेटली। उसका इन्वेस्टमेंट है 20,000 एंड सब्सिडी है 5,000 रुपीज़ फॉर ओपन एंड 6,700 रुपीज़ फॉर SC एंड ST फार्मर। उसके बाद उसमें अगर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट परचेस करना चाहते हैं जैसे परचेसिंग ऑफ मिल्क मशीन, मिल्क टेस्टर, बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट अप टू 2,000 लीटर कैपेसिटी, तो उसका टोटल खर्चा आपको जाता है इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप जैसे कि कह सकते हो 18 लाख रुपीज़। उसमें से 4.50 लाख रुपीज़ सब्सिडी ओपन कैटेगरी के लिए मिलती है एंड 6 लाख रुपीज़ की सब्सिडी SC/ST कैंडिडेट्स के लिए मिलती है। उसके बाद फिफ्थ है परचेस ऑफ डेयरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपको डेयरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट परचेस करना है उसका कॉस्ट है 12 लाख रुपये, उसमें से 3 लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है फॉर ओपन कैटेगरी एंड 4 लाख रुपये की सब्सिडी फॉर SC/ST फार्मर। देन सिक्स्थ स्कीम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड कोल्ड चेन। उसका खर्चा है 24 लाख, सब्सिडी है 6 लाख फॉर ओपन कैटेगरी, 8 लाख फॉर SC/ST कैटेगरी। उसके बाद है सेवेंथ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। उसका टोटल खर्चा जाता, अगर आपको मिल्क के लिए चिलिंग का भी प्लान अगर आपको बनाना है और कोल्ड स्टोरेज करना है तो उसका टोटल खर्चा जाता है 30 लाख रुपीज़, 30 लाख रुपए। उसकी सब्सिडी मिलती है 7.5 लाख फॉर ओपन कैटेगरी एंड 10 लाख रुपए फॉर SC/ST फार्मर। उसके अलावा जो एट्थ स्कीम है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट वेटरनरी क्लिनिक्स। अगर आपको इसके अलावा प्राइवेट वेटरनरी क्लिनिक स्टार्ट करना है तो अगर आप उसमें भी 2 टाइप्स के क्लिनिक होते हैं, एक होता है स्टेशनरी क्लिनिक, दूसरा होता है मोबाइल क्लिनिक। मोबाइल क्लिनिक का खर्चा अराउंड 2.4 लाख के आसपास आता है और स्टेशनरी क्लिनिक का 1.8 लाख आता है। तो जो मोबाइल क्लिनिक है उसके लिए आपको 60,000 रुपीज़ की सब्सिडी मिलती है फॉर ओपन कैटेगरी एंड 80,000 रुपीज़ की सब्सिडी मिलती है फॉर SC/ST फार्मर। और जो स्टेशनरी क्लिनिक है जिसका खर्चा 1.8 लाख है उसको 45,000 रुपीज़ की सब्सिडी फॉर ओपन कैटेगरी के लिए मिलती है एंड 60,000 रुपीज़ की सब्सिडी SC/ST फार्मर्स के लिए मिलती है। उसके अलावा डेयरी मार्केटिंग आउटलेट एंड डेयरी पार्लर, अगर आप इसके लिए 56,000 का खर्चा आता है तो 14,000 रुपीज़, 14,000 रुपये आपको ओपन कैटेगरी की सब्सिडी मिलती है और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 18,600 रुपीज़ की सब्सिडी मिलती है। तो ये सारे जो ऑप्शंस है इसे 9 डिफरेंट स्कीम सब्सिडी के हैं जिसके अंदर आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है, उसको नाबार्ड को सबमिट करना होता है और उसके पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट उसमें डिटेल में भरना पड़ता है। उसके बाद जाके आपको ये सब्सिडी मिलेगी। और कौन कौन से बैंक्स है उसको सब्सिडी या लोन ऑफर करते हैं जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। अब ये जो सब्सिडी है उसको अगर आपको ऑब्टेन करना है डेयरी फार्म के लिए तो उसके लिए स्टेप्स क्या है या फिर प्रोसीजर क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप्स है डिसाइड विच टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश दैट परटेन्स द डेयरी फार्मिंग and the activity to be undertaken or business model can be one of the mentioned types above। जो मैंने पहले 9 टाइप्स आपको बताए हैं उसमें से कौन सा स्कीम के लिए आपको सब्सिडी लेनी है वो सबसे पहले डिसाइड कीजिए। उसके बाद रजिस्टर अ कंपनी और एनी अदर सुटेबल बिजनेस और NGO। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कौन कौन एलिजिबल है उसके हिसाब से अगर आपकी कंपनी को रजिस्टर करे या फिर आप एक NGO की एंटिटी कर सकते हो। उसके बाद प्रिपेयर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसे कि मैंने बोला कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ मस्ट एंड वेरी यू हैव टू प्रिपेयर दैट वेरी क्रूशियली बिकॉज प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर ही आपको जो पूरा बैंक का लोन है और सब्सिडी वो मिलने वाली है। देन वंस यू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपने एक बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर किया, सबमिट रिक्वेस्ट फॉर बैंक लोन टू एनी कमर्शियल बैंक और रीजनल बैंक। उसके बाद आपको बैंक को सबमिट करना है एंड देन वंस द बैंक लोन इज सैंक्शनड the promoter would have to be implement the project using contribution and bank loan।
एक बार बैंक ने लोन सैंक्शन किया तो फिर जो भी कंट्रीब्यूशन, खुद का डाउन पेमेंट जैसे आप बोल सकते हो, खुद का पैसा स्टार्टिंग में 10-15% और बाकी का जो बैंक लोन है उसके थ्रू आप उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो. Then on disbursement of first installment of the loan, the bank would have to apply to NABARD for sanction of and release of NABARD subsidy. एक बार आपका पहला इंस्टॉलमेंट जाता है उसके बाद बैंक को नाबार्ड के लिए सैंक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ता है फॉर रिलीज ऑफ सब्सिडी. देन नाबार्ड विल रिलीज द सब्सिडी टू द बैंक एंड द बैंक होल्ड द सब्सिडी अकाउंट्स क्लासिफाइड द सब्सिडी रिजर्व फंड अकाउंट विथ नो इंटरेस्ट. और उसके बाद जाके नाबार्ड जो उसकी सब्सिडी है उसको बैंक को प्रोवाइड करता है. ऑन सेटिस्फैक्ट्री सर्विसिंग ऑफ द लोन ऑब्लिगेशन बाय द प्रमोटर, the subsidy amount in the subsidy reserve fund would be adjusted against the last repayment. इसके यहाँ पे जो भी सब्सिडी आपके स्टार्ट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद आती है वो दूसरे एक डिफरेंट अकाउंट जैसे कि सब्सिडी रिजर्व फंड अकाउंट में आती है, और जब आपका लास्ट रीपेमेंट हो रहा है उस समय आपको जो अकाउंट है उसके थ्रू आपके मेन अकाउंट में आते हैं. अब ये रीपेमेंट का जो पीरियड है वो वेरी होता है. रीपेमेंट पीरियड विल बी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी एंड कैश फ्लो, एंड वो जो जनरली पीरियड होता है 3 to 7 years का. एंड द रिकवरी ऑफ लोन विल बी बेस्ड ऑन द नेट लोन अमाउंट. नेट लोन अमाउंट का मीनिंग है दोस्तों उसमें सब्सिडी की अमाउंट कंसिडर नहीं होती. जो भी आपका एक्चुअल लोन है उसकी अमाउंट वो रिकवरी में कंसिडर होती है. और एक बॉटम लाइन जैसे कि कह सकते हैं कि इट इज़ ईजी टू गेट अ लोन इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट वेल एंड इफ़ यू मीट ऑल द टेक्निकल्स. अगर आपने नाबार्ड के जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसको दिया हुआ है तो आपका लोन इजीली पास हो जाएगा. और उसके लिए एक ही ज़रूरत है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको बहुत अच्छे से बनाना है.